लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बोला गया है कि 3% है पी क्यू आर, इंडिपेंडेंटली ट्राई टू हिट अ टारगेट। कोई एक टारगेट है, उसको ये इंडिपेंडेंटली हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई टारगेट है, ये कोई टारगेट है, ये टारगेट बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? 3%। ये 3% है, ये परसेंट पी, ये परसेंट क्यू, और ये परसेंट आर। ये इस टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी देर हिटिंग द टारगेट आर, जो पी है इस टारगेट को हिट करेगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 3/4। जो आर है इस टारगेट को हिट करेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और जो आर है इस टारगेट को हिट करेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। तो ये बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय पी और क्यू बट नॉट बाय आर, कि पी और क्यू तो टारगेट को हिट कर दे बट आर हिट ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। अच्छा, पी टारगेट को हिट करे या ना करे, तो क्या ये क्यू के टारगेट को हिट करने या ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी को कोई इफेक्ट करेगा? भाई नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं टारगेट को हिट करूं या ना करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी से तुम टारगेट को हिट करोगे या नहीं करोगे, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर है? ऐसे ही मेरे टारगेट हिट ना करने की जो अक्रेंस है, उससे तुम्हारे टारगेट हिट करने की या ना करने की अक्रेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो बेसिकली अगर पी नोट, क्यू नोट और आर नोट इन इवेंट्स को कंसीडर करूं, तो ये भी कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलिए, और आपको पता है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर उनका साइमल्टेनियस अक्रेंस का प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा, तो वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन आसानी से होगा, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। हम यहाँ पर 3 सर्कल्स बनाएंगे। जो 3 सर्कल्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय 3 डिफरेंट पर्संस। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। नेमिंग कर लेते हैं इनकी। पी के हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 3/4 है। पी के हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। जो क्यू के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। और जो आर है उसके हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर लिख लेते हैं। भाई पी हिट करे, क्यू हिट करे, पर आर जो है ना वो हिट ना करे, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अच्छा, एक चीज समझाइए मुझे, यहां पर इसको आंसर करना है, तो मतलब पी हिट करना चाहिए। ठीक है, पी हिट करना चाहिए, क्यू भी हिट करना चाहिए, पी हिट करना चाहिए, क्यू हिट करना चाहिए। पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, और इसमें से कौन सा पार्ट हटाना है कि आर हिट ना करे। देखो, जैसे ये शेडेड पोर्शन, इसमें आर का इन्वॉल्वमेंट हो गया या नहीं हो गया? हमें तो आर नोट चाहिए था ना, मतलब आर हिट ना करे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा? ये लिख लिया, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू। फाइनल आंसर है क्या? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट भी हो गया? इसमें उन प्रोपर्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया जहां पर आर हिट कर रहा है। तो ये वाले पार्ट्स तो क्या करने हैं? एलिमिनेट करने हैं, जहां जहां आर का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू लिखा, तो ये पार्ट और ये पार्ट आगे, उनमें आर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब माइनस करो, कौन सा रीजन माइनस कर दो? ये वाला रीजन माइनस करो, क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, जहां आर का इन्वॉल्वमेंट था वो हट गया। तो माइनस पी आर इंटरसेक्शन क्यू। सिमिलरली आप बोलेंगे सर ये वाला पार्ट भी एलिमिनेट करो। ठीक है, ये वाला पार्ट भी एलिमिनेट कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन आर। अभी भी इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी जब होल्ड होगी जब लगाएंगे, अभी हटा देते हैं। आप एक चीज देखो, जब आपने पी यूनियन क्यू लिखा था, तो आपने ये सारा पोर्शन
आंसर में कंसीडर कर लिया था, बट ये तो अपने जो पार्ट हमें निकालना है उसके इक्वल है नहीं, तो फिर आपने कहा कि चलो एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट ऐसे करना था कि सच दैट आर वाला पार्ट हटता चला जाए। फिर आपने आर इंटरसेक्शन क्यू किया, आर इंटरसेक्शन क्यू किया तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है, जब आपने पी यूनियन क्यू लिखा था, पी यूनियन क्यू लिखा था, तो ये वाला पार्ट कितनी बार आया था? सिर्फ एक बार आया था। बट जब आपने दिस पार्ट और दिस पार्ट माइनस किया तो ये पार्ट कितनी बार गायब हो गया? दो बार गायब हो गया। कौन सा वाला पार्ट? ये जो पार्ट मैंने येलो से शेड किया। तो इसको एक बार तो आना है ना पिक्चर में, ठीक है। मतलब ये जितना चाहिए था उससे ज्यादा एलिमिनेट हो गया। तो इसको, इस कॉमन पार्ट को जो तीनों में कॉमन है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? क्या अभी भी कोई ऐसा पार्ट है जो इसमें हम लोगों को दिख रहा है बट वो नहीं चाहिए था? ठीक है, देख लेते हैं। पी यूनियन क्यू किया था हम लोगों ने, पी यूनियन क्यू में ये वाला पार्ट था, ठीक है। पूरा अगर हमें पी भी चाहिए था, क्यू भी चाहिए था, ठीक है। फिर हमने ये पार्ट माइनस किया, ठीक है, ये पार्ट माइनस किया, ठीक है, फिर ये पार्ट ऐड कर दिया। चलिए, ये अपना इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। अब दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट है। अब इसको सोल्व करते हैं। पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है वो कितनी गिवन है? 3/4। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू है वो कितनी गिवन है? हाफ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। ऐसा क्यों आएगा? बिकॉज पी एंड क्यू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना आ जाएगा? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितना होगा? हाफ। फिर माइनस आर इंटरसेक्शन क्यू की प्रोबेबिलिटी, तो आर की प्रोबेबिलिटी 5/8 और क्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2। फिर माइनस पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन आर दैट इज -3/4 इंटू 5/8। ये हो गया पी इंटरसेक्शन क्यू आर दिस, फिर प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो मतलब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, हाफ इंटू 3/4 इंटू 5/8। चलिए इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करें, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 + 2 = 5, 5/4। यहाँ पर 3/8 माइनस यहाँ पर 5/16 माइनस 15/32 प्लस यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 8 × 8 = 64, ऊपर इज 15। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर एलसीएम 64 है, यहाँ 32 है, तो यहाँ 64 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ -30/64 आ गया। यहाँ 15/64 है। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो -15/64। ओके, इस वाले पार्ट में देखिए एलसीएम यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 10 - 3 दैट इज 7/8 माइनस 5/16। तो एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, 64 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ ऊपर नीचे यहाँ 64 बनाना है, तो अब ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 56। यहाँ 64 बनाना है, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, -20 -15 आ जाएगा। तो 56 माइनस इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 64। तो 56 - 35 इज 21/64। जो अपना आंसर आया डेट इज 21/64 एंड ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शंस में 21/64 है या नहीं। चलिए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।